नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की खूब चर्चा है। चर्चा इसलिए है कि आजकल जो है कहीं सभा हो चाहे कुछ भी हो, देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे की बहुत याद कर रहे हैं। अब एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि 2014 का जिक्र करते हुए कहा कि हमने शिवसेना को कभी भी नहीं चाहा कि वो हमसे अलग हो। 2014 का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि 2014 में जिस तरह से गठबंधन को लेकर माथापच्ची चल रही थी, सिर्फ 3 या 4 सीट को लेकर जो है पूरा गठबंधन टूट गया। यानी कि शिवसेना चाहती थी कि उसे 151 सीट मिले और जबकि बीजेपी उन्हें 147 सीट दे रही थी। सिर्फ 4 सीट को लेकर जो है पूरी गठबंधन टूट गई और इसका मौका उठाते हुए देवेंद्र फडणवीस को कहीं ना कहीं उनकी जो है लॉटरी लग गई और उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। हालांकि उन्होंने उस दिन को जो है अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं और इसीलिए बार बार जिक्र कर रहे हैं। लेकिन वो जिक्र तो सबको पता है कि आखिर में गठबंधन क्यों टूटी। सीट के बंटवारे के लिए ही तो गठबंधन टूटी थी। लेकिन आज 10 साल बीत जाने के बाद 2024 में जब देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री हैं तो बार बार उद्धव का आलाप क्यों कर रहे हैं। देखा जाए तो उद्धव ठाकरे इस समय देवेंद्र फडणवीस जब से मिल के आए हैं वो भी देवेंद्र फडणवीस को कुछ कह नहीं रहे हैं। उनका झगड़ा जो है उद्धव ठाकरे का सिर्फ एकनाथ शिंदे से चल रही है। वो यही अपने आप को मतलब राजनीतिक दुश्मन जो है एकनाथ शिंदे को ही मान रहे हैं। उनके हिसाब से जो है एकनाथ शिंदे ने ही पूरा शिवसेना की वाट लगाई है और उनका जो है सरकार गिराई है। तो अब सवाल क्या ये उठ रहा है कि क्या भविष्य के दिनों में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की जो इस तरह से आलाप हो रही राग आलाप हो रही है, क्या फिर से उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा सकते हैं? ये बड़ा चर्चा है। इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार शिवप्रकाश मिश्रा जी। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो गठबंधन की बार बार बात होती है तो क्या भविष्य में संभव है कि दोनों शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी सब पार्टियां एक साथ महाराष्ट्र में हो जाए? फिर विपक्ष में कौन रहेगा? सिर्फ कांग्रेस? सवाल बहुत बड़ा है। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, शिवसेना बीजेपी का जो गठबंधन रहा है ना, ये बहुत नई बात नहीं है। ये बहुत पुरानी बात है। ये 35 साल पुराना गठबंधन है। मैं तो कहूँगा गठबंधन उनका आज भी कायम है शिवसेना के साथ। जो शिवसेना पार्टी थी, जो बाला साहब ठाकरे ने जिस पार्टी का गठन किया था, जिस पार्टी के सर्वे सर्वा थे, उन्हीं के विचारों को लेकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी चल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उनके पास है भी और उन्होंने साबित भी कर दिया है पिछले चुनाव में। रही बात आप जिस तरीके की राजनीतिक नज़दीकियाँ या उद्धव ठाकरे की, ये बात चर्चा कहाँ से हुई सर कि 2014 में ये बात उठी कि 2014 में शिवसेना बीजेपी का गठबंधन क्यों टूटा था। देखिए, बड़े नेता हैं, फडणवीस जी सीएम हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में इस तरह की बयान उस तरह का किया। वो बड़े खांटी राजनीतिज्ञ हैं, कुछ न कुछ बोलकर वो चर्चा में रहना चाहते हैं। चर्चा होती है उनकी बातों पर, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री अगर कुछ बोलते हैं तो चर्चा होनी लाजमी है। लेकिन इसके पीछे अगर आप फ्लैशबैक में जाएं तो आपको मैं 1990 की बात याद दिलाना चाहता हूं कि 1990 और ये गठबंधन के जो सूत्रधार कौन थे। इस गठबंधन के जो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हुआ, अटल आडवाणी जी तो केंद्रीय स्तर के नेता थे, बाला साहेब महाराष्ट्र के पूरे नेता थे। आपने देखा होगा 1966 में जिस तरह से उन्होंने पार्टी का गठन किया। उसके बाद इवन बीजेपी की स्थापना जनसंघ से लेकर 1980 में हुई और ये 1966 की पार्टी बाला साहब की थी। चूंकि विचारों का आपस में एक मेलजोल था, हिंदुत्व का मुद्दा था, इसलिए ये साथ आए। इसमें मुख्य भूमिका प्रमोद महाजन ने 1990 में बनाई। प्रमोद महाजन और बाला साहब के बीच ये हुआ कि भाई हिंदुत्व के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे और आगे। अब बीजेपी देखिए सारे देश में धीरे धीरे फैल रही थी और उनको महाराष्ट्र में विस्तार चाहिए था। तो महाराष्ट्र में ये, इसमें कोई कहने में संदेह नहीं कि बीजेपी शिवसेना के कंधे पर ही चढ़ के, मतलब उसके सहारे ही महाराष्ट्र में उसका शुरुआती विस्तार हुआ। इवन बाला साहब कभी कभी मजाक के रूप में इनके कौन चुनाव निशान को लेकर कहते थे कमलाबाई, मतलब एक तरीके से बीजेपी को अलग तरीके से ट्रीट करते थे। और 2014 का जहां बात होती है ना, मैं यही कह रहा हूं कि अगर बाला साहब होते 2014 में और ये प्रमोद महाजन, तो ये गठबंधन बिल्कुल नहीं टूटता, क्योंकि एक दूसरे की, और ये जो गठबंधन टूटा तो वही बोलते हैं ना, उद्धव की जो महत्वाकांक्षा थी, शिवसेना की जो महत्वाकांक्षा थी, उसके चलते ये गठबंधन टूटा था। जैसे आपने कहा 4 सीटों के लिए गठबंधन टूटा,
हालांकि बीजेपी को भी ये पता था कि ये गठबंधन टूट जा, देखिए उसके पहले तो बीजेपी ने समझौते किए 1990, 95, इसके बाद 99, के अंदर थे 2004, वो एक 100 के अंदर, हाँ 125 सीटों लेते थे। लेकिन हालांकि 125 सीटें लेने के बाद भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज्यादा रहता था। अब सोचिए आप 180 सीटें लेने के बाद भी शिवसेना जो है वो 70 सीटें जीतती थी, 60 सीटें जीतती थी, और ये कम से कम 104, 110, 127 तक जाते थे और स्ट्राइक रेट इनका बढ़ता जाता था, सीटें ज्यादा लाते थे। इवन 2009 में शिवसेना की कम सीटें आई और बीजेपी बढ़ गई। तो ये सारी चीजें एक रणनीति के तहत होता था, दोनों का गठबंधन था, इसमें नहानी लाभ दोनों को होता रहा। लेकिन 2014 का जो इलेक्शन था वो मोदी के नाम पे लड़ा गया। मोदी युग शुरू हुआ एक तरीके से। लोकसभा का चुनाव हुआ 2014 में, उसके 6 महीने बाद अक्टूबर में जब विधानसभा का चुनाव आया तो बीजेपी को लगा कि अब सही समय है बार्गेनिंग का, ये ज्यादा से ज्यादा सीट लेने का और ज्यादा से ज्यादा सीट हमें जीतने का। इसमें ये भूमिका प्रमोद महाजन जैसे लोग नहीं थे, बाला साहब ठाकरे जी नहीं थे, तो ये था कि भाई उद्धव के साथ जो समन्वय की भाषा, एक नाथ खड़से जी उस समय मुख्य नेता थे, देवेंद्र फडणवीस जी राज्य के प्रदेश के अध्यक्ष थे, उस समय जो यहाँ के प्रभारी थे, इस समय जिनके राज्यपाल हैं ये अपने राजस्थान के हैं ओम प्रकाश माथुर जी, वो यहाँ के प्रभारी हैं। बाद में यूपी के प्रभारी 2017 में वो बने और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में पहली बार बड़ी संख्या में सत्ता बनी। तो जिस तरह की रणनीति बीजेपी ने अपनाई ना, ये कहना ये बिल्कुल गलत होगा कि ये गठबंधन टूटने का एक तरफा किसी को आरोप लगा जाए। गठबंधन दो तरफा ही था, दो तरफा खींचतान थी इसमें, एक तरफा बिल्कुल नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। और वहां कुछ परिस्थितियों को आप जब तलाशेंगे तो आपको लगेगा कि गठबंधन दो तरफा। बीजेपी जान चुकी थी कि 2000 अब मोदी के ही सहारे चुनाव लड़ना है, मोदी का जो मोदी वेव जो चल रहा है, और मोदी वेव के सहारे अगर हम अलग लड़ते हैं चुनाव तो हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लाएं और हमारी सत्ता अकेले दम पे बनाए। और वही हुआ भी। 122 सीटें बीजेपी 122 सीटों पे पहुंच गई, 123 सीटें जो भी हैं। और उसके बाद देखिए किस तरीके का, कोई बीजेपी बार बार कहती थी ना हमें 120 सीटें दे रहे थे और हम अकेले लड़े थे, 23 सीटें आए। तो वो बीजेपी कह रही है भले, लेकिन वो बीजेपी समझ चुकी थी कि जो स्तरीय लेवल पे था, जो नीचे लेवल पे था, जो जमीनी हकीकत जो है बीजेपी भांप चुकी थी कि अब जनता जो है मोदी के इशारे पर है। मोदी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है मिश्रा जी कि आज जो है बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत दूर जा चुकी है शिवसेना को छोड़ के, यानी उबाठा को छोड़ के, शिवसेना को फैमिली को छोड़ के उन्होंने बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन बार बार जो है फिर फडणवीस जो है आज एक ऐसे मंच पे बैठे हैं कि देखा जाए तो ये आवाज जो है केंद्र तक जाती होगी। अमित शाह जी का और उद्धव ठाकरे का काफी क्रॉस है, काफी गठबंधन को लेके। और ऐसे में जिस तरह से ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि 2014 में ऐसे हुआ था, वैसे जो याद दिला रहे हैं, जो बैक साइड को याद कर रहे हैं, इसका असर क्या आगे नहीं इसका असर यही है, याद दिलाना चाह रहे हैं उनको बार बार। वो हमको ये लगता है, देखिए राजनीति में उकसाने का काम भी होता है। तो इसलिए आप कल का बयान आप उनका देखेंगे आदित्य ठाकरे का, तो उन्होंने बोला बीजेपी 300 साल का जो मुद्दा था उससे छोड़ के 10 साल पे आ गई, अब की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक दोनों के बीच जो है ना राजनीति चल रही है, दोनों के बीच तनाव होता है, फिर होता है। इसीलिए कहा ना कि फडणवीस जी बड़े ही खाटी नेता है, कुछ इस तरीके क्या लगता है फडणवीस जी का अगर आगे उनको कि उनके हाथ में मिला तो क्या फिर उद्धव जी मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं देखिए सबसे बड़ा इस समय ये चल रही है समस्या विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता की। जब विरोधी पक्ष नेता ने पद नहीं देना चाहते फडणवीस के ऊपर ही एक लगाया जा रहा है कि सीएम वो नहीं देना चाहते। हालांकि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के खेमे में अपनी गेंद डाल दी है कि विधानसभा अध्यक्ष निर्णय करेंगे। कल ही अभी भास्कर जाधव जो हैं, जो इसके प्रबल दावेदार हैं विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता के, सबसे बड़ी पार्टी चूंकि शिवसेना यूबीटी है, तो उसके ही जो हैं सदस्य बनना चाहते हैं विधानसभा के विपक्ष के नेता। लेकिन विधानसभा में विपक्ष का नेता भी बीजेपी जब देना नहीं चाहती उनको, तो आप कैसे कहते हैं कि उद्धव के साथ फडणवीस जी का बहुत बढ़िया चल रहा है या भविष्य में कुछ ऐसा चलेगा? देखिए राजनीति है, यहाँ कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है, कोई कहाँ जाए, कौन क्या करेगा। लेकिन अभी कल के ही मुद्दे पर जो एक यूट्यूबर ने किया है, तो पूरी तरह वो एकनाथ शिंदे जी का बचाव भी किया है देवेंद्र फडणवीस जी ने। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल उसने गलत
गलत कहा है, उसका कहने का जो इरादा है वो बिल्कुल गलत तरीका है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स की जाती हैं और पुरानी कुछ चीज़ें निकाल कर ये राजनीति होती रहती है। इस चर्चा में कोई दम नहीं। हाँ, ये है कि थोड़ा इतिहास दोहराया जाता है कि भाई क्यों हुआ था, ऐसे हुआ था, उस पर चर्चा भी शुरू हो जाती है। ठीक है, चर्चा होनी चाहिए, साधक बाधक चर्चा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे उनकी राजनीतिक दिशा में कोई परिवर्तन हो रहा है ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि उनको पता है देवेंद्र फडणवीस जी को कि मेरे साथ एनसीपी पूरी तरह तैयार है और शिवसेना पूरी तरह, एक शिवसेना बड़ी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। एकनाथ शिंदे जी खड़े हैं, अजित पवार जी खड़े हैं। तो उद्धव ठाकरे की 20 सीटों पर उद्धव ठाकरे की जरूरत कहाँ, केंद्र में भी उतनी आवश्यकता नहीं है फिलहाल, लेकिन ये सारी चीजें कुछ चलती रहेंगी। ठीक है, नहीं जरूरत है, उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं है आज बीजेपी को, बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे को आज के समय में बीजेपी की जरूरत है या कांग्रेस की जरूरत है? नहीं, उद्धव ठाकरे को आज की जरूरत, उद्धव ठाकरे फिर हिंदुत्व की ओर लौटना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि भाई इसमें अब नुकसान हो चुका है। उनको बिल्कुल सीधे साफ नजर आ रहा है कि उनको भी बीजेपी की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि पड़ गई है या वो कर रहे हैं अब पड़ गई है। जैसे विधान सभा में विरोधी पक्ष नेता के प्रतिपक्ष के नेता की बात हो रही है, अगर बीजेपी उनको देती है प्रतिपक्ष का नेता पद, तो ये तो अब तो ये याचक की ही भूमिका में है ना। अब जो बीजेपी चाह रही है, जो ये सरकार इतनी मजबूत सरकार बन चाह रही है, वही होगा। उसमें उद्धव की कुछ नहीं चलने वाली है या विपक्ष की नहीं चलने वाली। विपक्ष तो हम कह रहे हैं बार बार कि विपक्ष बिखरा हुआ है। अभी आज अंतिम दिन है इसका बजट सत्र का, इसमें कुछ दिखा ही नहीं, विपक्ष ने कहीं ऐसी कोई भूमिका नहीं निभाई या ऐसा कुछ दिखा नहीं कि विपक्ष बहुत मजबूती से सरकार को घेर। विपक्ष के पास वो ताकत भी नहीं है, वो विचार भी मुझे लगता है कि अब नहीं है। हाँ, वो भले ही आरोप लगा रहे हैं कि ये सत्ता पक्ष जो है मजबूती के साथ हम लोगों को हमारी आवाज़ दबाने का काम कर रहा है, या वो जब मुद्दे ही बदल जाते हैं, मामले ही बिगड़, रास्ते ही चेंज हो जाते हैं, तो उसमें क्या करोगे आप। अभी आज अंतिम दिन है सत्र का, ये भी बीत जाएगा, लेकिन इसका कोई ऐसा निराकरण कुछ इस तरह से निकल कर नहीं आया कि सरकार का रोड मैप क्या है या विपक्ष का रोड मैप क्या है, ये चलनी है। और इसमें ये होता है कि देखा जाए तो ये बजट सत्र का जो अधिवेशन हम देख रहे हैं, फॉर्मेलिटी ही था। फॉर्मेलिटी तो बजट भाई पेश करना था, बजट उन्होंने पेश कर दिया। उसमें जो चर्चा, जो साधक बाधक चर्चा होनी चाहिए थी, वो चर्चा तो दिखी नहीं, बल्कि दुनिया भर की राजनीति, दुनिया भर के मुद्दे, ये कहें कि थोड़े बहुत छोटे मोटे हंगामे, चर्चा, औरंगजेब हावी रहा, कभी दूसरे कोई हावी रहते हैं, कभी कुछ। अभी आप अंतिम देखिए, ये चर्चा शुरू हो गई कि 2014 में क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये केवल रास्ता जैसे कहते हैं ना, उसको बदलने का काम करती हैं, लोगों को बरगलाने का काम है। बाकी इसमें मुझे कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आता। या उद्धव अपनी जगह रहेंगे, मुख्यमंत्री फडणवीस जी को सरकार चलानी है, वो अपनी सरकार चलाएंगे, लेकिन आगे का जो इलेक्शन है या और है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ इस तरह के ऐसे बोलते हैं ना, उसका बार बोलते हैं या बम, छोटी छोटी ये फुलझड़ी है, यहाँ ऐसे एक दूसरे पर चलती रहेंगी। ऐसा इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इस महाराष्ट्र का इससे भला हो या राजनीति में किसको क्या मिलने वाला है, इससे मुझे कोई परोकार नज़र नहीं आता। धन्यवाद मिश्रा जी जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा यही था कि आखिर में देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं एक बड़े लेवल पर बैठ गए हैं, और लेकिन अभी भी जो है वो पुराने साथी को बराबर याद कर रहे हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे को बराबर याद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को हम कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। यहाँ तक कि 2014 में जब पहली बार गठबंधन टूट गई, तब भी नहीं चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस की शिवसेना हमारे से अलग हो, यानी मुख्यमंत्री भी बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, ये भी उन्होंने कभी परिकल्पना नहीं की थी। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि उद्धव ठाकरे के सामने स्थिति इस समय पूरी तरह से प्रतिकूल हो चुकी है। उद्धव ठाकरे 2019 में 63 सीट जीते थे शिवसेना के, पूरी शिवसेना के तरफ से। 2019 में 56 पे आ गए, आज 20 सीट लेके जो है संतुष्ट किए हुए हैं। 20 सीट आगे चल के 2 सीट पर न हो जाए, ये सबसे बड़ी चीज़ देख रहे हैं उद्धव ठाकरे। आज उद्धव ठाकरे को किसकी ज़रूरत है, कांग्रेस की बीजेपी की, ये सवाल उनको वो ठीक से तय नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि महाविकास आघाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन सपना देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ में फिर से एक बार कुछ न कुछ होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।